1857 का साल भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आया। इस साल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के लोगों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल गए। कुछ लोग इस विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहते हैं और कुछ इसे भारत की पहली लड़ाई आजादी के लिए मानते हैं। इस विद्रोह ने अंग्रेजों के शासन की नींव हिला दी। यह एक ऐसा दौर था जहां जगह जगह विद्रोह और खून खराबा हुआ और यह हमेशा के लिए भारत की आजादी की लड़ाई के इतिहास में दर्ज हो गया। 1857 की घटनाएं केवल एक विद्रोह नहीं थी, यह ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही असंतोष का नतीजा थी। यह निबंध इस विद्रोह के अलग अलग कारणों पर प्रकाश डालता है और उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य कारणों की पड़ताल करता है जिन्होंने इस विद्रोह को हवा दी। महत्वपूर्ण घटनाओं और प्रमुख नेताओं के जरिए हम देखेंगे कि यह विद्रोह पूरे उत्तर और मध्य भारत में कैसे फैल गया। यह निबंध अंग्रेजों द्वारा विद्रोह के क्रूर दमन और उसके दूरगामी परिणामों की भी जांच करता है। अंत में हम 1857 की स्थायी विरासत और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास और स्वतंत्रता के लिए आने वाले आंदोलनों पर इसके गहरे प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। 1857 का विद्रोह हमें उपनिवेशवाद की मानवीय कीमत और इसे चुनौती देने वालों के अदम्य साहस की याद दिलाता है। यह साहस, बलिदान और स्वतंत्रता की अटूट खोज की कहानी है, एक ऐसी कहानी जो आज भी भारत की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। 19वीं सदी के मध्य तक भारत का राजनीतिक परिदृश्य तनाव से भरा हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने व्यापार और सैन्य शक्ति के माध्यम से अपना दबदबा स्थापित कर लिया था, भारतीय राज्यों के मामलों में तेजी से हस्तक्षेप कर रही थी। एक महत्वपूर्ण नीति जिसने नाराजगी को हवा दी वह थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई इस नीति में घोषित किया गया था कि बिना पुरुष उत्तराधिकारी वाले किसी भी रियासत को अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सतारा, झांसी और नागपुर सहित कई राज्यों का विलय हो गया, जिससे भारतीय शासकों को उनकी संप्रभुता छीन ली गई और स्थानीय आबादी में रोष फैल गया। इसमें घी डालने का काम किया बहादुर शाह जफर, जो मुगल बादशाह थे, उनके साथ हुए बर्ताव में। कभी ताकत और अधिकार के प्रतीक रहे बादशाह को कंपनी ने बस नाम का राजा बनाकर रखा था। अंग्रेजों ने उनकी स्थिति और लोगों की भावनाओं का जरा भी लिहाज नहीं किया और उनकी मृत्यु के बाद मुगल वंश को समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस फैसले को बहुत बड़ा अपमान माना गया और इसने भारतीय आबादी को और भी दूर कर दिया। 1856 में कथित कुशासन के आधार पर अवध का विलय ने अंग्रेजों के खिलाफ भावनाओं को और भड़का दिया। इस कृत्य को एक स्पष्ट जमीन हड़पने के रूप में देखा गया, जिससे भारतीय शासकों और उनके राज्यों के प्रति कंपनी की उपेक्षा उजागर हुई। इस प्रकार राजनीतिक माहौल आक्रोश के अंगारे की तरह बन गया, जिसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी एक पूर्ण विद्रोह को जन्म देने के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियों ने भारत में पहले से मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा दिया। अपने व्यावसायिक हितों से प्रेरित होकर कंपनी ने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे मुख्य रूप से ब्रिटिश उद्योगों को भारतीय कारीगरों और किसानों की कीमत पर फायदा हुआ। ब्रिटेन से सस्ते मशीन से बने सामानों की आमद ने पारंपरिक भारतीय उद्योगों को चौपट कर दिया। स्थानीय बुनकरों, कारीगरों और शिल्पकारों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जिससे व्यापक बेरोजगारी और आर्थिक संकट पैदा हो गया। कंपनी की भू राजस्व प्रणाली ने भारतीय किसानों पर भारी बोझ डाल दिया। देश के कुछ हिस्सों में जमींदारी प्रथा की शुरुआत ने जमींदारों के एक नए वर्ग को जन्म दिया, जो अक्सर किसानों का शोषण करते थे। ज्यादा कर और भुगतान न करने पर बेदखली का डर किसानों को भुखमरी के कगार पर धकेल रहा था। इस आर्थिक शोषण ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक आक्रोश पैदा कर दिया, खासकर किसानों के बीच, जो भारतीय समाज की रीढ़ थे। भारत से ब्रिटेन को संसाधनों के आर्थिक निकासी ने देश को और गरीब बना दिया। कंपनी की नीतियों के कारण भारत से ब्रिटेन धन का हस्तांतरण हुआ,
जिससे स्वदेशी उद्योगों का विकास बाधित हुआ और भारत आर्थिक रूप से खोखला होता गया। इस आर्थिक शोषण ने अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और गुस्से की गहरी भावना को हवा दी, जिसने 1857 के विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सामाजिक और धार्मिक सुधार हालांकि अक्सर नेक इरादे से किए गए थे, लेकिन कई भारतीयों ने उन्हें अपने पारंपरिक जीवन के लिए खतरे के रूप में देखा। सती प्रथा यानी विधवा के जीवित सती होने की प्रथा के उन्मूलन को कुछ लोगों ने हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में दखलंदाजी के रूप में देखा। पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत, हालांकि इसका उद्देश्य भारतीयों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो प्रशासन में सहायता कर सके, लेकिन कई लोगों ने इसे संदेह की दृष्टि से देखा, जिन्हें डर था कि इससे भारतीय संस्कृति और मूल्यों का क्षरण होगा। ईसाई मिशनरी ब्रिटिश प्रशासन के संरक्षण से उत्साहित होकर सक्रिय रूप से धर्मांतरण करवाने लगे, जिससे भारतीय आबादी में चिंता और बायाच गई। धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने वाले कानूनों की शुरुआत, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता, को कुछ लोगों ने पारंपरिक भारतीय सामाजिक ढांचों को कमजोर करने के प्रयासों के रूप में देखा गया। संस्कृतियों के इस टकराव ने कई भारतीयों में बेचैनी और संदेह की भावना पैदा कर दी, जिन्हें लगा कि उनके जीने के तरीके पर हमला हो रहा है। सांस्कृतिक असुरक्षा की यह भावना आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों के साथ मिलकर एक अस्थिर माहौल बना, जो विद्रोह के लिए तैयार